स्टूडेंट, स्वागत है आपका अभी के स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस बनता ही बनता है। 2 या 3 क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, अब बनता ही है। और कौन सा क्वेश्चंस बना है उसके मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आया है ग्रेंगर मेंडल के जो ग्रेंगर मेंडल साहब हैं उनसे ये क्वेश्चन बना था। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए। और फुल वॉच करने के बाद आप देखिए कि आपका लेवल कितना अच्छा पहुंच गया। और सच में सर सही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन से ये आया था, ये आएगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका जनक है ना, जो जनक है, अगर जनक के समान अगर नए जीव उत्पन्न होते हैं तो उनमें कुछ न कुछ क्या होती है, भिन्नता जरूर होती है। कुछ न कुछ उनमें भिन्नता जरूर होती है। जरूरी नहीं है कि जो ये जनक है इसके समान ही एकदम कॉपी ही दूसरा जनक क्या हो, उत्पन्न हो। क्लियर है ना। इसमें भिन्नता जरूर होगी, ठीक है। हमने चर्चा की है कि अलैंगिक जनन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलैंगिक जनन में कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। देखिए अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम समझाते हैं इसको। देखिए इसी से क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन से आपका क्वेश्चंस बनेगा। देखिए क्या है कि जो जनक होता है ना, जनन जो होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। पहली बात सुनिए, अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में भिन्नता कम पाया जाता है। बताऊंगा कैसे भिन्नता कम पाया जाता है। जैसे आपका अमीबा हो गया, इससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लगा रहता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर अलग लगा रहता है, फिर जब आता है तो अलग अलग सेम कैटेगरी के यहाँ हो जाते हैं, लेकिन कुछ कम भी इसमें भिन्नता होती है। आगे चलेंगे बताएंगे, ठीक है। पहले देखिए कि एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन में सबसे अधिक विभिन्नता दिखी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लैंगिक जनन स्टेटमेंट में भी आया है और वन लीनियर में भी आया है। पूछा था कि अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन कैसे भिन्न है, तो स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? स्टेटमेंट दिया था कि सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर कोशिका का आधा गुण और मादा कोशिका का आधा गुण मिश्रित होकर के एक जनन का उत्पत्ति होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं। इसमें 2 जनन कोशिकाएं, इसमें 2 जनक होते हैं। किसमें? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में कितने होते हैं? तो 2 जनक होते हैं। क्लियर है ना। तो डिफरेंट आ गया। इसमें सबसे अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इसमें 2 जनक के रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं? 2 जनक के रूप में होते हैं। कितने? 2 जनक के रूप में। क्लियर। अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम पाई जाती हैं। और ये जो विभिन्नता होती है ना, किसके कारण होती हैं? तो डीएनए में परिवर्तन के कारण विभिन्नता बहुत कम आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, एकदम रट जाइए इसको। अब पूछेगा कि जो विभिन्नता ये उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, तो डीएनए में जो परिवर्तन होता है, डीएनए में परिवर्तन के कारण विभिन्नता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये हमने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? आप वीडियो को फुल वॉच किया करिए। जितना मैं पढ़ाता हूँ आप डेफिनेटली उतना पढ़ कर जाइए। एक बात आपको बता दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि 100 मल्टीपल क्वेश्चन 4 घंटे में, 10 मल्टीपल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से कराएं, भैया जब तक आपको डीपली नॉलेज नहीं होगा ना। अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट में स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट का आया है। तो अगर आप पूरा विस्तृत थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए पूरा विधिवत पढ़िए, जो भी पढ़ना है। ऊपर ऊपर से मत पढ़िए। वन लीनियर पढ़कर मत चले जाइए कि हाँ नहीं अब हो जाए, भैया नहीं होने वाला वन लीनियर से, ठीक है।
चलिए अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, अब टॉपिक पढ़ूंगा, एक भी नहीं समझाने वाला कुछ भी। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। सबसे अधिक संख्या में जो लैंगिक जो जनन होता है, लैंगिक जो प्रजनन होते हैं, उसमें सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यक्तिगत पौधे में कम विभिन्नता, क्यों कम विविधता दिखाई देती? अगर हम गन्ने का खेत का अवलोकन करें, गन्ने का खेत का अगर हम अवलोकन करें तो इसमें विभिन्नता क्यों पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं? क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम देखने को मिलती है। सेम कैटेगरी का प्लांट उससे विकसित हो जाएगा, ठीक है। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। क्या होती है? व्यक्तिगत स्तर पे अनेक विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन अनेक विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। अनेक विभिन्नताएं, उसमें तो थोड़ा सा एक दो डिफरेंट होगा लैंगिक में, लेकिन इसमें अनेक विभिन्नताएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो हमने किया हुआ है अंडरलाइन, इसको पढ़ कर जाइएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। इस अध्याय में उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वसागत होती है। वसागत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाली, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये किस कारण से उत्पन्न होती है। तो किस कारण से हमने बता दिया, डीएनए में परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बहुत कम होती है। ये डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है, इस बात का ध्यान रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिनके अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, कि जनन करने के दौरान जो विभिन्नताओं का जो स्टोरेज है, संग्रह है, वो कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये हमारा कोई एक जनक है, तो एक जनक से दो जीव उत्पन्न हुए, है ना। लेकिन एक जनक किस में होता है? एक जनक होता है अलैंगिक जनन में, यानी ये अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है दोस्त मेरे? ये अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? यहाँ लिखते हैं ये कैसा क्योंकि एक जनक है ना, तो ये अलैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है। कैसा है? अलैंगिक जनन। तो आप एक बात बताओ, जैसे एक से एक एक से इन्होंने दो संतान को जन्म दिया, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट आया। कैसे? कि इसका जो कैप था काला था, ये रेड हो गया, और यहाँ पे क्या था, ये ब्लू कलर का था, यहाँ ग्रीन हो गया। तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आ रही है। फिर क्या हुआ कि फिर इससे दो जनक पैदा हुए, फिर इससे दो जनक नहीं, दो संतति पैदा हुए। शिशु संतति का मतलब होता है क्या? जीव, ठीक है। तो अब इससे जो पैदा हुए, तो इससे कुछ डिफरेंट हो गया। ये तो था ही, यहाँ पे एक डिफरेंट आया, यहाँ पे डिफरेंट आ गया, फिर यहाँ डिफरेंट, यहाँ तो सेम था, यहाँ डिफरेंट आ गया, यहाँ डिफरेंट आ गया। इससे कुछ हुआ तो यहाँ डिफरेंट आया, यहाँ डिफरेंट आया, यहाँ डिफरेंट आया। मतलब थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इसमें समझ में आ रही है। इसका मतलब कि अगर ये अमीबा होता, क्या होता? अमीबा होता, तो ये किसके लिए दिखाया गया है? ये दिखाया गया है आपका अलैंगिक जनन के लिए। किसके लिए दिखाया गया है? अलैंगिक जनन के लिए। देखिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विभिन्नता की उत्पत्ति शीर्ष शीर्ष पर दर्शाए गए पहली पीढ़ी के जीव, है ना। पहली पीढ़ी के जीव, मान लीजिए दो संतति को जन्म देंगे जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी। बताया ना, जिनकी जिनकी शारीरिक संरचना तो क्या होगी? एक समान होगी। शारीरिक संरचना का मतलब ये होता है कि जैसा ये है वैसा ही होगा, सब वैसा ही होगा, लेकिन इनमें परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। जैसे हमने बोला विभिन्नताएं क्या, ये सब सारी चीज़ें जो होंगी थोड़ी बहुत विभिन्नताएं होंगी। जैसे 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 कोई जीव है, ठीक है। इससे जो उत्पन्न हो रहे हैं हमारे जो संतति का मतलब होता है संतान, जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि इनका जो आंखें हैं ब्राउन कलर का है तो इनकी भी आंखें ब्राउन कलर की होंगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। क्लियर है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में 2 जीव को उत्पन्न करेगा, बिल्कुल कर रहा है, अगली पीढ़ी में 2 जीव को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होगी, जबकि कुछ उनके अपने जनक से प्राप्त होगी, जो स्वयं आपस में एक दूसरे से क्या है, भिन्न थे, ठीक है। कुछ कुछ विभिन्नताएं क्या होंगी, विशिष्ट होंगी, और जबकि कुछ अपने जनक से प्राप्त होंगी। क्लियर है, जो आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। इतनी बात समझ में आई भैया मेरे। जब आप ये सब थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे तब आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। इसलिए डीपली भैया पढ़ कर जाइए, भले थोड़ा टाइम लगेगा। 27 तारीख वाले मैं बच्चों को बता दूं कि पूरा जितना 9th और NCERT का पूरी जो बुक्स है ना, पूरी लाइन बाय लाइन एकदम, लाइन बाय लाइन एकदम शांति दिमाग से लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ कर चले जाइए। मैं वादा करता हूँ डेफिनेटली आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से बिल्कुल मत पढ़िए, आराम से अपनी बुक को फोकस करिए, बता दे रहा हूँ। मैंने जो NCERT मैं भी तो बुक पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को फोकस कर सकते हैं अगर बात मेरी मानिएगा तब, वरना फिर कोई बात ही नहीं। फिर चलिए अब देखिए, पूर्ववर्ती पीढ़ी से यानी पहली पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल प्राप्त होती हैं। मतलब पहले की पीढ़ी से जो उनके जो वंश होते हैं उससे कुछ न कुछ उनको शारीरिक डिजाइन या विकल्पना जो होती है, कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनक का परिणाम क्या होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं जहाँ से हम चले थे। देखिए 9.1 में इस वाले डायग्राम में ये यहाँ दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि केवल एकल जीव जनन करता है जिसे अलैंगिक जनन करते हैं। पूछता है कि जिसमें एकल जीव जनन करता है वो कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। यदि एक से अधिक जीवाणु विभाजित होते हैं तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होंगे, 2 जीवाणु उत्पन्न होंगे जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि जीवाणु करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानता होगी। तो जीवाणु कैसा, अलैंगिक जनन। जीवाणु भी कैसा, अलैंगिक जनन। जिसमें अधिक समानता होगी वो अलैंगिक जनन। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो देखिए उनमें बहुत कम अंतर होगा। जो डीएनए यहाँ दिया है ना, जो क्या बोल रहा है, जो डीएनए क्या कर रहा है, जो डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है। तो इसमें जो समानता है, जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है, किसके कारण रह गई है, तो डीएनए के प्रतिकृति के समान न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती। अगर इसमें लैंगिक जनन होता तो क्या होती, विभिन्नता क्या होती, अधिक होती। लेकिन इसमें क्या है, अलैंगिक जनन हो रहा है जीवाणु में, इसलिए विभिन्नता बहुत कम है। और किसके कारण है, तो छोटी मोटी त्रुटियां हो गई है, किसके कारण, डीएनए के प्रतिकृति के समान न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई भैया मेरे मेरे दोस्त। इसी इतनी ही एक स्लाइड से, इतनी से मात्र आपके पता है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। इसी स्लाइड से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी में से जितना हमने अब पढ़ाया है। अलैंगिक लैंगिक जनन इसी में ख़त्म हो गया आपका, ठीक है, ये आपको हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है। अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जो उष्णता को सहन करते हैं उस वह क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना सबसे क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। देखिए इसमें कह रहा है यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन, पहली बात
यदि एक लक्षण एक अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा भैया, जिसका ज़्यादा परसेंट होगा वह लक्षण पहले उत्पन्न होगा। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अलैंगिक प्रजनन के दौरान 10% है ना, तो 10% सदस्यों में पाया जा रहा है और उसी में 60% पाया जा रहा है। तो अलैंगिक जनन केस में कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्लियर है? चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ। देखिए, अगर हम कहने की बात है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, अनुवांशिकता की बात करें कि अनुवांशिकता क्या होती है, तो जनन जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो क्या होता है? संतति या औलाद के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वसांगत होते हैं। ठीक है, इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो संतान के जीवों के समान डिजाइन की अभिकल्पना है ना का होना है, आनुवंशिकता इस बात का निर्धारण करता है कि विभिन्न जो लक्षण होते हैं पूर्व विश्वसनीयता के साथ क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके जैसे पिताजी हैं तो उनके समान तो आप दिखेंगे शारीरिक संरचना और कार्य में, लेकिन सेम टू सेम कॉपी नहीं होंगे, लेकिन कुछ उनके आनुवंशिक जो लक्षण होंगे उनमें आपके बॉडी में वो इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है ना? तो ये क्या होता है? ये होता है कि विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वशागत होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो वंश होता है, वंश के अनुसार आपके कुछ न कुछ लक्षण इसमें मिलते हैं। ठीक है, वशागत लक्षण क्या होते हैं? वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है, ये देखते हैं कि शिशु के मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता। मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल, अगर कोई मानव है, जैसे देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका कान है, तो इसका कान ये सटा नहीं है, कर्ण पलक यहाँ सटा नहीं है, लेकिन इसमें सटा हुआ है, पूरी बॉडी से ये सटा हुआ है। तो ये अलग होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए पिताजी का कान यहाँ नहीं टच कर रहा था गालों में, और माताजी का टच कर रहा था तो माताजी का कुछ पार्ट आ गया। माताजी का नहीं टच कर रहा था, पिता का टच कर रहा था तो पिताजी का आ गया इसमें। ठीक है, और किसी दोनों का नहीं था, लेकिन इनका इनका ये जो कान है इसमें क्या है? इसमें इन्वॉल्व था। समझ बात आ रही है? तो कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होती हैं, और ज़्यादा विभिन्नताएं तो लैंगिक जनन में ही होती हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए, यही इसका मतलब है और कोई नहीं। अब आइए एकदम पूरा इम्पोर्टेंट्स में, लक्षणों की वंशागति के नियम यानी मेंडल का योगदान। मानव के लक्षणों की वंशागति के नियम इस पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में, मैं बताया, माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति यानी शिशु में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो जो प्रत्येक लक्षण जो आता है माता और पिता से, कहाँ से आते हैं? तो डीएनए से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? डीएनए से। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प। या तो वो लंबा होगा या तो वो नाटा होगा। 2 विकल्प कौन से? या तो वो लंबे होंगे या तो नाटे होंगे। ठीक है, क्लियर है ना? 2 विकल्प होते हैं। पहली क्वेश्चन से यहाँ से बनेगा कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं। एक क्वेश्चन से ये बनना किससे प्रभावित होते हैं? डीएनए से प्रभावित होते हैं। ठीक है, माता पिता का क्या होता है कि दोनों की समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को जो संतति होता है शिशु में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। ये क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? बताइए, ये बात क्लियर हुई?
हो गई। चलिए अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड्स पे चलते हैं और बस इसको समझते जाइए। अब आते हैं हम ग्रेंगर जॉन मेडल के बारे में हम देखते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा था, पता है क्या क्वेश्चन? देखिए मैं बताऊंगा आपको क्या पूछा था आपको। देखिए ये क्वेश्चंस पूछा था इसमें, है ना। क्वेश्चंस क्या पूछा था कि इन्होंने जो प्रयोग किया तो प्रयोगों के आधार पर क्या क्या मिश्रण किया, तो गणित और विज्ञान के ज्ञान को समृद्ध किया। स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, आप देखिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी, ये कहाँ थे? ये ऑस्ट्रेलियाई के थे। कहाँ थे? ऑस्ट्रेलियाई के। मेंडल की प्रारंभिक जो शिक्षा प्रारंभ हुई गिरजाघर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गिरजाघर में हुई थी। विज्ञान एवं गणित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? तो वियना विश्वविद्यालय गए थे। कहाँ गए थे? वियना विश्वविद्यालय। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनका वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को क्या कर सका? दबा न सका। क्या कर सका? दबा न सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस आ गए और मटर पर प्रयोग का आरंभ किया। क्या किया? आरंभ किया। आरंभ करने के बाद मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी से, ये एक स्टेटमेंट आगे आ रहा है। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा। मतलब प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे लिए, एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वसागत नियमों के प्रतिपादन में क्या मिली? सहायता मिली। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा क्या किया? उसने गणना की। क्या किया? उसने गणना की। उससे उन्हें वसागत नियमों के प्रतिपादन में क्या मिली? सहायता मिली। क्या मिली दोस्त मेरे? सहायता मिली। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए हम मेंडल के मटर के प्रयोग में अनेक विपार से विपरीत लक्षणों का, जैसे गोल झिल्लीदार बीज, लंबे बौने बीज, सफ़ेद तथा ये कैसे इसने संक्रमण करा है, इसने कैसे इसने एक दूसरे को क्या किया? लक्षणों को क्या किया? ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम माता पिता में जो आपके आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पढ़ने से पहले हम आते हैं यहाँ पे लिंग निर्धारण। देखिए जो लिंग निर्धारण है ना, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, लिंग निर्धारण के बारे में। ये लिंग निर्धारण हम पहले पढ़ेंगे, लेकिन लिंग निर्धारण पहले करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ बातों को क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, आते हैं हम ऊपर। देखिए यहाँ पे नर, यहाँ मादा है ना, नर और मादा। तो एक्स वाई जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, है ना। लिंग गुणसूत्र मतलब लिंग क्रोमोजोम होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि 44 क्रोमोजोम होते हैं नर में, मादा में भी 44 होते हैं। और इसमें जो लिंग क्रोमोजोम होते हैं वो एक्स एंड एक्स होते हैं, बिल्कुल। और जो नर में होते हैं वो एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं। ये तो पता है आपको, ये तो मालूम ही है, बिल्कुल।
जब इसको हम डिविजिबल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 22 प्लस एक्स में ये डिविजिबल होगा, ये 22 प्लस वाई में होगा। जब इसको डिविजिबल करेंगे तो 22 प्लस एक्स होगा, इसमें भी 22 प्लस होगा। ये दोनों स्पर्म होंगे, ये दोनों अंडाशय होंगे। ये देखिए, ये स्पर्म, ये भी स्पर्म, ये दोनों अंडा, ये दोनों अंडा। ठीक है। तो अगर हम इसको हम क्या कराएं, एक दूसरे को फर्टिलाइज कराएं, फर्टिलाइजेशन कराएं, तो पहले इस वाले वैल्यू को यहाँ रखेंगे जो नर वाली वैल्यू है, फिर नर वाली वैल्यू को यहाँ रखेंगे, सांडिक बनाएंगे। मादा वाली वैल्यू को हमने यहाँ रखा, मादा वाली वैल्यू को यहाँ रखा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हम वो कराएंगे, संक्रमण कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 प्लस 22 यानी 44, और एक्स जुड़ेगा तो एक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका इससे कराएंगे, फिर क्या करेंगे, अब फिर हम इसका किससे कराएंगे, इसका फिर कराएंगे हम, पहले तो इसका इससे करा दिए, फिर इसका कराएंगे किससे, हम इसका फिर इससे कराएंगे। ठीक है। तो फिर इसका जब हम कराए तो 22 प्लस एक्स कितना हो गया हमारा, अब हमारा हो गया कि 22 प्लस एक्स यानी 44 प्लस एक्स इसका, वाई इसका, तो 44 प्लस एक्स वाई। पहले ये जानिए कैसे हुए। फिर इसके बाद इसका संक्रमण हमने इससे कराया, और इसका संक्रमण फिर हम इससे कराए। तो इससे जब कराए दोनों का, पहले इसका कराए तो 44 प्लस एक्स आया, और फिर इसके बाद 22 प्लस वाई का कराए, इससे कराए तो 44 प्लस एक्स वाई आया। क्लियर है। तो कैसे कैसे आया, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इस वाले से 44 प्लस एक्स एस से और 44 प्लस एक्स एस से करें तो 100% ये लड़की पैदा होगी, होगी कि नहीं होगी, 100% लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर हम इस वाले से देखें 44 प्लस एक्स वाई से, तो लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा। तो इसे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये नर पे डिपेंड कर रहा है, नर के स्पर्म पर डिपेंड कर रहा है, यानी वाई पर डिपेंड करना है, क्योंकि एक्स एक्स से तो पहले से ही है, ये तो मादा पर डिपेंड ही नहीं करेगा। जब संक्रमण हो, जब वाई इसके साथ इनिशिएशन कर रहा है एक्स गुणसूत्र के साथ, तभी ये लड़का क्या है, पैदा हो रहा। तो ये लिंग का क्वेश्चन पूछता है कि लिंग का निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, तो लिंग का निर्धारण डिपेंड करता है दोस्त मेरे किस पे, तो वो लिंग का निर्धारण मनुष्य पर निर्भर करता है, यानी नर पर निर्भर करता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, आपको क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त मेरे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, एक नर हो गया, एक मादा हो गया। तो नर में ये कैपिटल टी यानी दोनों लंबे लंबे मनुष्य हैं, और मादा को ले लिए स्मॉल टी, समझिएगा बात को, मादा को ले लिए स्मॉल टी। अब समझिएगा, ये बड़े हो गए, बड़े हो गए, ये बौने हो गए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, नर नर को डिविजिबल करेंगे तो ये टी में आ जाएगा, ये टी, और इस पे स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये कैपिटल टी यहाँ पे, और ये कैपिटल टी यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी, और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी जैसे वो कराए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसका यहाँ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। क्लियर है। फिर इसका यहाँ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब देखिए इससे कहने का बात ये है मेरा कि यदि हम बड़े और बौने का अगर हम संक्रमण करा रहे हैं, तो अगर कैपिटल टी इसमें हो गया, कैपिटल टी इसमें हो गया, कैपिटल टी इसमें हो, कैपिटल टी, इसका मतलब सभी में बड़े बड़े ही बड़े ही संतति पैदा होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा बड़ा, यानी नर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर कैपिटल टी दोनों में हो गया, यानी इनमें बड़े पैदा होंगे। लेकिन एक चीज़, अब यही सब आप जब जानेंगे ना, तो मेंडल के प्रयोग से आप समझ जाएंगे, देखिएगा। फिर आगे जब बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना, जो थोड़ा टॉपिक है थोड़ा हट गया है, इसको समझिएगा ना, तभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर पाइएगा। नहीं तो जैसे चले जाइए रट करके कि हाँ एक्स वाई होता है, तो बस समझ लीजिएगा। अब क्या करना है, हम ज़्यादा समझा ही नहीं सकते इसके बारे में। अगर हम एक बड़ा ले लें, एक छोटा ले लें, एक बड़ा ले लें, एक छोटा ले लें,
तो इसका जब संक्रमण हम कराएंगे दोस्त मेरे, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी, तो जब हमने कराया तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस पे 50% का चांस बन गया कि नहीं बन गया? 50% का चांस बन गया कि यहाँ 2 लड़कियाँ भी पैदा हो सकती हैं, यहाँ 2 लड़के भी पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ कितना बन रहा है? 50-50 का चांस बन रहा है। क्लियर है ना? अब इस डायग्राम का मतलब क्या है? इस डायग्राम का मतलब समझ लीजिए। इस डायग्राम का मतलब क्या है? इस डायग्राम का मतलब समझिए आप। जैसे यहाँ पे एक नर है, ये मादा है, तो जो नर में आपका क्या गुण होगा? एक्स और वाई होगा। क्या होगा? एक्स और वाई होगा। और इसमें क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसमें अब वो करेंगे, निषेचन करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि x जो होता है ये एक्स वाई है। तो जब x मिलेगा तो एक तो एक्स एक्स बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन जब y मिलेगा तो ये एक्स वाई बन जाएगा। तो जब एक्स वाई जब बन जाएगा तो इसका मतलब जो एक्स वाई बना यानी नर पैदा हुआ, और जब एक्स एक्स बनेगा तो मादा पैदा होगा। तो ये जितने सारे चीज़ आपको हमने बता दिया। समझ में बात आई आपको कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लिंग निर्धारण, इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आया भी है ग्रुप डी में। ठीक है, मतलब किसमें दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर? जिसके कई कई कारण हैं। क्या कारण है? कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। इसलिए कुछ प्रणालियों में, जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण, कुछ सरीसृप जो होते हैं लिंग निर्धारण निश्चित अंडे युग्मनज के उष्मायन ताप पर निर्भर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाकर देखिए 22 अगस्त 2022 शिफ्ट नंबर थर्ड जाकर देखिए। यही क्वेश्चंस, यही लाइन पूछा था कि कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण करने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, तो उष्मायन ताप पर निर्भर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे संतति नर होगा या मादा डिपेंड करता है। घोंघा जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। घोंघा जैसे कुछ प्राणी होते हैं, क्या करते हैं? लिंग बदलते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, जनक जीवों से वंशानुगत जीन इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। कौन कौन? मानव में जो लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनक जो है जीवों से वंशानुगत जीन की इस बात का निर्णय करता है कि संतति लड़का होगा या लड़की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो अंडरलाइन किए हैं उसके बारे में चर्चा कर लें दोस्त मेरे। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है? 22 जोड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक युग्म लिंग सूत्र भी होता है। एक युग्म होता है, एक जोड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लिंग सूत्र बोलते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। स्त्री में गुणसूत्र का क्या होता है? पूर्ण पूर्ण युग्म होता है, तथा दोनों एक्सेस कहलाते हैं। बिल्कुल, मादा में तो मादा में जो होते हैं पूर्ण, ये क्या होते हैं? युग्म तो नहीं होते हैं, है ना? लेकिन स्त्री ये इसमें नर में तो नहीं होते हैं, लेकिन स्त्री में गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्सेस कहलाता है। लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा पूर्ण युग्म जोड़ा नहीं होता है। इसमें एक गुणसूत्र होता है, इसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है, तथा समान आकार का जो जो नर में होता है, जो जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता। इसमें एक गुणसूत्र समान आकार का होता है जो एक्स होता है,
तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वाई गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई गुणसूत्र बोलते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस कहाँ क्या बन गया है कि जो दूसरा गुणसूत्र जो छोटा होता है वो कौन सा गुणसूत्र होता है, तो वाई गुणसूत्र होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपनी माता से क्या प्राप्त करते हैं, एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माता से क्या प्राप्त करते हैं, एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन जो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के से ही लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत हुआ है वह लड़की होगा, और जिस पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत हुआ है वो क्या होगा, लड़का होगा। क्लियर है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस करा दिया, लिंग निर्धारण के बारे में बता दिया। क्लियर है ना। अब जब ये समझ गए आप, तो अब वो मेंडल के जो है मटर का प्रयोग वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वहाँ चलते हैं। चलिए अब आप वहाँ चलते हैं। चलिए भैया, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्त मेरे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हमारे भी चैनल को। ठीक है, थोड़ा हमारे भी चैनल को सपोर्ट कर दीजिए दोस्त मेरे। जैसे देखिए, अब आते हैं यहाँ पे मेंडल ने क्या किया। अब पूछता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, है ना, और भी तो प्लांट थे। तो ये इसलिए चुना क्योंकि ये एक वर्षीय प्लांट था, है ना। और भी कुछ है, और भी इसका है। देखिए, मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपरीत यानी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। अब स्टेटमेंट है, क्या किया कि मटर के पौधे के अनेक जो विकल्पी मतलब विपरीत लक्षणों का क्या किया, अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। किस रूप से, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए अगर हम बोलें तो गोल या झुर्रीदार बीज लिए, लंबे या बौने पौधे, सफ़ेद या बैंगनी फूल, लंबे या बौने पौधे, सफ़ेद या बैंगनी फूल। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया। विभिन्न लक्षणों वाले, समान लक्षणों वाले नहीं। उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया, जैसे कि लंबे तथा बौने पौधे। जैसे कि क्या लिया, पहले लंबा पौधा लिया फिर बौना पौधा लिया। इसके लिए इससे प्राप्त जो संतान है पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की, और इसने क्या किया कि इनसे जो जो संतति जो संतान जो पैदा हुए पीढ़ी में लंबे एवं बौने के प्रतिशत की क्या किया, इसने गणना किया। इसमें कितने लक्षण, तो 7 लक्षण दिखाई दिए। कितने लक्षण दिखाई दिए, तो इनमें 7 लक्षण क्या हुए, दिखाई दिए। ठीक है, इसमें क्या हुए, 7 लक्षण दिखाई दिए। जैसे अगर हम बात करें, ये जो हमारा प्लांट है मटर का, ये मान लीजिए हमने बड़ा मटर का प्लांट ले लिया, ये छोटा मटर का प्लांट ले लिया। समझिएगा, ये बड़ा मटर का प्लांट, ये छोटा मटर का प्लांट। तो बड़े में हम टीटी से डिनोट करेंगे, छोटे में स्मॉल टीटी से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब समझ में आएगा। उससे लिंग निर्धारण से यहाँ आप क्या करेंगे, मैच कराएंगे। देखिएगा, ये F1 पीढ़ी में क्या किए कि F1 पीढ़ी में जो लिए, F1 पीढ़ी में सभी प्लांट लंबे थे। कैसे, इससे कैसे निष्कर्ष निकालेंगे हम, देखिए बताते हैं, फिर डायग्राम समझाएंगे। तो इस कैपिटल टी को पहले डिविजुअल करेंगे टी में, इसको भी किए तो स्मॉल टी में किए। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी, इसको यहाँ लिखेंगे स्मॉल टी, फिर क्रॉस करा देंगे, क्रॉस कराएंगे इससे। तो जब क्रॉस कराएंगे तो इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर क्या कराएंगे, इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें लंबा पौधा हो गया प्लांट में, इसमें लंबा, और इसमें लंबे प्लांट हो गए, यानी इस कंडीशन में F1 जो पीढ़ी में, यानी F1 जो हम पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो F1 पीढ़ी में क्या हुए, सभी जो पौधे हुए F1 पीढ़ी में, सभी जो पौधे हुए ना, वो सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे।
कैसे थे? वो सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। कैसे थे? F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे क्या थे? लंबे थे। ठीक है, सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। अब हम जैसे इसकी बात करते हैं, किसकी? इसकी बात करते हैं। जैसे ये हमने लंबा पौधा लिया और ये बौना पौधा लिया और इनका हमने क्रॉस कराया। ठीक है, तो जो हम F1 पीढ़ी में जो हम प्लांट जो देख रहे हैं, तो सभी प्लांट लंबे पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? लंबे पैदा हुए जब हम इसका वो कराएं। ठीक है, बात समझ भाई? F1 की पीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या किए, दूसरी कंडीशन में F1 को F1 से ही करा दिए। जैसे F1 पीढ़ी में जो प्लांट आया तो F1 से ही क्रॉस करा दिए। F1 को F1 से ही क्या कर दिए? क्रॉस करा दिए। जब F1 को F1 से क्रॉस कराए दोस्त मेरे, जब F1 से F1 को ही क्रॉस कराए, तो क्या किए कि इसमें जो है ये जो लंबे पौधे की संख्या थी ये 3 थी और छोटे प्लांट की संख्या क्या थी? 1 थी। ठीक है, तो लंबे प्लांट की जो संख्या थी 3 था और छोटे प्लांट की संख्या 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें कि बौने पौधे कितने हो गए, यानी 1/4 पर हो गया ना बौना, 1/4 दूसरी पीढ़ी में क्या हुए? दूसरी जो पीढ़ी में जो F1 बंद करवाना, तो दूसरी पीढ़ी में यानी उसमें जो एक लंबे लंबे पौधे के मतलब F1 टूट के सभी लंबे पौधे के बजाय 1/4 जो इसमें से 1/4 क्या बच गया? 1/4 एक संतति पौधा ही बस बच गया था। 1/4 संतति पौधा ही क्या हुआ था? उसमें बच गया था। क्लियर हुआ बात कि नहीं? क्लियर हुआ बात कि नहीं? बिल्कुल, है ना? क्लियर हुआ बात कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ बात कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं दोस्त मेरे? बिल्कुल, समझ बात आई ना कैसे हमने किया है? ठीक है, तो दूसरे एक आता है कि जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का जो रेशियो बनता है ना आपका, तो 1:1 का बनता है। आप ये इसको ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप का जो रेशियो बनता है 1:1 बनता है ना? 1:1 बनता है, यानी 3 जो है आपका, यानी 3 जो है, 1 2 3, 3 तो लंबे प्लांट होंगे लेकिन एक जो है, एक आपका बौना प्लांट हुआ। ठीक है, थर्ड वाला। अब देखिए, ये कहने का बात ये है, देखिए समझ बात आई? अब पढ़ लें इसका थ्योरी बस। देखिए, इसमें जो कह रहा है कि प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। ठीक है, बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। इसका अर्थ है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन की लक्षण ही दिखाई देता है। बिल्कुल, 2 लक्षणों में से, यानी एक छोटा बौने में से कि केवल एक लक्षण दिखाई देता है। तो अगला प्रश्न ये था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे? तो मेंडल ने अपने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे यानी F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण के द्वारा कराया। मतलब F1 पीढ़ी के पौधा लिया और F1 में ही स्वपरागण करा दिया। पैतृक पीढ़ी से के पौधे से प्राप्त संतति भी लंबे बौने की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे बौने की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति पौधे बौने भी थे। क्लियर हुआ ना? उनमें 1/4 संतति क्या थे? बौने भी थे। क्लियर है कि नहीं? 1/4 संतति पौधे बौने भी थे। क्लियर है? बौने भी थे। जैसे यहाँ पे अगर क्रॉस कराएं, कैपिटल T एक बड़ा ले लिया, एक छोटा ले लिया, मतलब किसमें? 1/4 क्या थे उसमें? अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1/4 जो था उसमें F2 पीढ़ी में 1/4 पौधे बौने भी थे, यानी 75%, यानी लंबे पौधे थे, यानी 25% यानी बौने पौधे मिले थे F2 में। क्लियर है बात? बिल्कुल, यह इंगित करता है कि F1 पौधे की द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषज्ञों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाले लक्षण ही व्यक्त ही हो पाए। इससे क्या हुए कि लंबाई वाले लक्षण इससे ही व्यक्त हो पाए। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों की स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, तो उनके जनक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जनक पर निर्भर करता है। मतलब
जीवों में किसी भी लक्षण को दो प्रतिकृतियों के स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। क्लियर है ना, जो उनके जनक पे निर्भर करते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और, एक हम अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे ये सब वही सब बात हैं जो हमने बताया है आपको। अब देखिए टी जैसे जो लक्षण होंगे, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट, जो कैपिटल टी जैसे लक्षण ये कहलाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। कैसे कराएंगे, अप्रभावी लक्षण। तो कैपिटल टी के जैसे जो लक्षण होंगे वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, स्मॉल टी के लक्षण जो होंगे अप्रभावी लक्षण होंगे, है ना, अप्रभावी लक्षण होंगे। ठीक है। जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पे दो विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है, मतलब एक विकल्पी जोड़े के स्थान पे दो विकल्पी जोड़े का जब संकरण कराया जाता है, तो गोल बीज वाले लंबे पौधे का, जो गोल बीज वाले हैं लंबे पौधे का, यदि झुर्रीदार बीजों वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो प्राप्त जो संतान होंगे कैसे होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो गोल बीज वाले होंगे, गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे का जब संक्रमण कराएंगे तो कैसे होंगे। तो हमने इसमें कराया था, हमने इसमें संक्रमण कराया हुआ है, देखिएगा इसमें हमने संक्रमण कराया। ठीक है। तो जब संक्रमण कराया ना दोस्त मेरे, तो जी डायरेक्ट आप याद रखिए, संक्रमण कराया तो इनका जो रेशियो बनाना, तो इसका जो रेशियो बना, जो फिनोटाइप कहते हैं 9:3:3:1 बना, ये पूछता है, तो ये फिनोटाइप का रेशियो बन गया। ठीक है, ये फिनोटाइप का रेशियो बन गया, रेशियो याद रखिए आप। ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं। कराया तो जैसे F1 पीढ़ी के पौधे जो थे सभी लंबे थे, F1 पीढ़ी के पौधे सभी लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे। गोल बीज वाले F1 पीढ़ी के जो पौधे होंगे सभी लंबे होंगे और गोल बीज वाले होंगे। लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। क्या है, लंबाई और गोल बीज सबसे हैं प्रभावी लक्षण। परंतु क्या जब F1 के संतति के स्वनिषेचन से F1 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है, तो मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे। क्या होंगे, गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे, तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। ठीक है। इसमें कह रहा है कि गोल बीज वाले कुछ पौधे जो होंगे वो लंबे भी हो सकते हैं, और झुर्रीदार बीज वाले पौधे क्या हो सकते हैं, बौने होंगे। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला, जब उस बीज के आधार पर यह रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मन बना, जो F2 से पीढ़ी सक्रिय रहा। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट हम देख लेते हैं। अतः जो निष्कर्ष निकला, लंबे और बौने जो लक्षण हैं तथा गोल और झुर्रीदार, लंबे और बौने लक्षण तथा गोल और झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या है, वशानुगत होते हैं। क्या होते हैं, वशानुगत होते हैं। ठीक है। ये 9.5 में ये क्या है, दिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पढ़ते हैं कि यह लक्षण आपको अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना प्राप्त होता है। डीएनए वह भाग है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सूचना देती है, उस प्रोटीन का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और जीन क्या करता है, जिन लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जीन जो होता है लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है दोस्त मेरे, क्लियर है। तो ये आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ लो थोड़ा सा। यदि मेंडल ने प्रयोगों की व्याख्या की क्या की, उनके आधार पर लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दो जनक का समान रूप से योगदान होगा। दो जनक का पक्का है कि जो डीएनए होगा
तो डीएनए में 2 जनक का समान रूप से योगदान होगा, ठीक है। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे। कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे, ठीक है। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में, जैसे कोशिका की बात करें, जबकि समान कायिक कोशिका में जीन की सेट की 2 प्रतियां होती हैं। जबकि कायिक कोशिकाओं में जीन की सेट की कितनी प्रतियां होती हैं? तो 2 प्रतियां होती हैं। कितनी प्रतियां? 2 प्रतियां। क्लियर है ना? 2 प्रतियां होती हैं। एक जीन सेट होता है केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर के डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं तो उन्हें एक प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न हो करके डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप से होते हैं। प्रत्येक एक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक गुण कहलाता है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2, है ना, प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं। कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं? गुणसूत्र की 2, जिसमें एक नर दूसरी मादा जनक से प्राप्त होता है, ठीक है। एक जीन सेट वाले डीएनए श्रृंखला में डीएनए की अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं जो प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। लेकिन प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं जिसमें एक नर और दूसरा मादा। प्रत्येक जनक कोशिका जो पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका युग्मक में होता है ना। केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका युग्मक में किया जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित बनी रहती है जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है, जब 2 युग्मक संलयन करते हैं तो बने हुए युग्मनज, देखो जब 2 युग्मक संलयन करते हैं तो बने हुए जो युग्मनज होते हैं, जो जाइगोट होते हैं, में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? निश्चित बनी रहती है। जो संतान पैदा होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, ठीक है। क्लियर है ना? बिल्कुल। जो स्पेसीज जाति के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है, वंशानुगति की इस क्रियाविधि से मेंडलों के परिणामों में व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव में वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनकी वंशागति किस प्रकार होती है? तो ये सारी चीज़ें आपका रहा। अब इसके बारे में लिंग निर्धारण हमने पढ़ा दिया। अब विकास के बारे में पढ़ेंगे, तो विकास के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए दोस्त मेरे और अच्छे से पढ़ कर जाइए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे। ओके।